बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू स्पिरिट ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर राशिद फ़ारूकी आप सभी को स्पिरिट ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड इस वक्त अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे और वक्त हाज़िर में आप लोग अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस जिनका हमारी तरफ से एहतमाम किया गया है आप इनको थॉरो अटैम्प्ट के साथ जो है तो ज़रूर लर्न कर रहे होंगे इनके थ्रू। तो मैं आता हूँ स्ट्रेट ऑन टू आवर टॉपिक। हम बेटा एक्सरसाइज 1.1 पर थे और उसके हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 7 पर थे। हम डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। हालांकि ये इन दो सवालों को बल्कि इस एक सवाल को मैंने पिछले टॉपिक में रखा था, लेकिन चूंकि बेटा पिछले लेक्चर की ड्यूरेशन जो है तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होता है कि लेक्चर की ड्यूरेशन कम हो ताकि ईज़िली वो सब तक पहुंच सके। तो स्ट्रेट ऑन टू टॉपिक आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था हम उसी कंटिन्यू करेंगे। हम ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है बेटा, हमने बताना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है और इस फंक्शन की रेंज क्या है। तो ये हमारा फंक्शन है बेटा। स्ट्रेट जैसे ही आप फंक्शन को देखते हो तो आप एक चीज़ पर गौर करते हो कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एक फ्रैक्शन फंक्शन है, और फ्रैक्शन फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन जैसे ही आते हैं तो फ़ौरन से खटका लाहक होता है कि यार कहीं कोई ऐसी डोमेन तो हम नहीं पुट कर रहे जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड या कम्प्लेक्स बन जाए। तो अगर हम इस फंक्शन में देखें तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह -1 लगा देता हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब मेरा यहाँ पर -1 लगाने से जो आंसर आएगा दैट विल बी इन्फिनिटी। तो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताया हुआ है कि आप ऐसी डोमेन पुट नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपका आंसर इन्फिनिटी आए। तो -1 लगाने से चूंकि आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, लिहाजा आप डोमेन में लिखेंगे कि तमाम रियल नंबर्स लगाए जा सकते हैं। नहीं लगाया जा सकता तो कौन सा नहीं लगाया जा सकता, -1 एक ऐसा रियल नंबर है बेटा आप पुट नहीं कर सकते। क्लियर जी। तो ये तो हो गई हमारी डोमेन। अब आते हैं रेंज की तरफ। बेटा इसकी रेंज बड़ी ही एक इनडायरेक्ट वे में हमने जो है ना निकालनी है। इनडायरेक्ट वे में कैसे कि जो डोमेन आप नहीं लगा सकते, आपने यहाँ पर कहा है ना कि -1 हम नहीं लगा सकते, आप उसी डोमेन को इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके पुट करके चेक करोगे कि क्या आंसर आता है। मतलब ये जो -1 आप नहीं लगा सकते, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आगे चलकर -1 इसमें x की जगह लगा दोगे तो लगा के देखोगे क्या जवाब आता है। ठीक है जी। वो जवाब रेंज से निकाल दोगे। कैसे, ये ज़रा प्रैक्टिकली आप ज़रा देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो मेरे पास ये फंक्शन था g(x). ठीक है जी। मैंने इस फंक्शन को लिखा। मिड टर्म ब्रेकेज से मैं इस फंक्शन को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने मिड टर्म ब्रेकेज कर दी। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ से x+1 से कैंसिल होने के बाद मेरे पास g(x) क्या आ गया, x+2 आ गया। आपने मेरे कर्सर पे गौर करना है, नीचे नहीं जाना। तो x+2 में आप x की जगह बेसिकली ये जो x+2 है उसी ओरिजिनल फंक्शन से है, ये जो मेरे पास फंक्शन था। तो ये मैंने कहा था कि आप डोमेन नहीं लगा सकते। आप सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आपके पास x+2 है इसमें वो डोमेन लगा दें जो आप नहीं लगा सकते थे। तो वो डोमेन क्या थी, -1। तो -1 लगाने के बाद जो जवाब आया, फंक्शन ने जो रेंज दी, रेंज से मैं नहीं कहूँगा, फंक्शन ने जो गैर बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि ममनुआ डोमेन लगाने के बाद जो फंक्शन ने आंसर दिया दैट इज़ 1। तो चूंकि आप ये डोमेन पुट ही नहीं कर सकते -1, तो इस डोमेन पर जो आंसर आ रहा है वो आ ही नहीं सकता। बात समझ आई है ना। जो डोमेन है ही नहीं, जो डोमेन का पॉइंट ही नहीं है, जो डोमेन आप लगा ही नहीं सकते, तो वो डोमेन लगाने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको आप रेंज में से क्या कर देंगे, खारिज। क्यों जी, क्योंकि वो आंसर ऐसा आंसर है जो ऐसी डोमेन के लगाने से है जो आप लगा ही नहीं सकते। तो जो आप लगा नहीं सकते तो उसको लगाने के बाद वो आंसर ही नहीं आ सकता जो उसको लगाने के बाद आया है। क्लियर हो रही ना सबको बात। लिहाजा आप ये -1 डोमेन लगाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो चूँकि नहीं आ सकता, ठीक है जी,
नहीं इसलिए आ सकता क्योंकि ये डोमेन इस ओरिजिनल फंक्शन में लग ही नहीं सकती, लिहाजा आप कहेंगे कि आपकी जो रेंज है वो ये जो 1 आया -1 लगाने के बाद वो 1 आपका रेंज में से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बेटा फ्रैक्शनल फंक्शंस जो होते हैं, जिस तरह ये फ्रैक्शन था, उसमें सबसे पहले डोमेन देखी जाती है कि डोमेन कौन सी है और कौन सी नहीं है। जो पॉइंट्स डोमेन के नहीं होते उन्हें डोमेन में से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और फिर इनडायरेक्ट वे में वही डोमेन लगा के चेक कर लिया जाता है कि कौन से पॉइंट्स रेंज के खारिज करने हैं, निकालने हैं। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन फंक्शंस की डोमेन्स एंड रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। 7th पार्ट जो है बेटा वो आप लोगों का क्या है, असाइनमेंट है। ठीक है जी, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। बहुत ही आसान सवालात आ रहे हैं आपकी जानिब, और करना है आप लोगों ने। गिवन दैट अ फंक्शन x³ - ax² + bx + 1। बेटा ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है जी। अब फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 2 पर जो है वो -3 है। f(2) का मतलब है जब x की जगह आप 2 लगाते हो इस पूरे फंक्शन में तो आंसर क्या आता है, -3 आता है। इसी तरह आप अगर x की जगह -1 लगा दें इस फंक्शन के अंदर, यानी कि f(-1) निकालें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। बेटा ये दोनों आपके पास गिवन चीज़ें हैं, इन दो गिवन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों को मालूम करने के लिए जो चीज़ें वो हमसे डिमांड करेगा। ठीक हो गया। अब डिमांडिंग थिंग्स कौन सी हैं, डिमांडेड थिंग्स हैं जनाब, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इस फंक्शन में ये जो a आ रहा है और जो b आ रहा है, इस गिवन डेटा के तहत आप a और b की वैल्यू क्या करें, फाइंड आउट करें। क्लियर जी, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा को हम फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये मेरा फंक्शन था f(x) = दिस। ठीक है जी। पहली गिवन बात कि f(2) जो है वो क्या है, -3 है। f(2) का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लगा दूँ, 2 लगा। तो आपने देखा कि जहाँ जहाँ x था इस फंक्शन का, सबसे पहले x³ है उसकी जगह पे 2 लग गया, ax² है फिर a × 2 का स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा था मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, = -3। ठीक है जी। इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन बनी 4a - 2b = 12। आप चूँकि बेटा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सिंप्लीफिकेशंस तो आप 9th बल्कि 6-7 से पढ़ रहे हैं, ये आपको ये स्टेप्स आते होंगे कैसे हुए हैं। तो 4a - 2b = 12 ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बनी, और उन्हीं दो वेरिएबल्स में बनी, उन्हीं दो वेरिएबल्स में बनी जिन दो वेरिएबल्स को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो। ठीक हो गया। अब जो दूसरी बात उसने बताई थी वो ये थी कि f(-1) = 0, तो आप वो बात लिख लोगे। f(-1) का मतलब है कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। और आगे चलाते चलाते हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई a + b = 0, उन्हीं दो वेरिएबल्स में जिनको आप फाइंड कर रहे हो। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाली -b, a से a की वैल्यू को आपने कहाँ पर पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब a की जगह आपने -b पुट किया, सॉल्व किया, तो b का आंसर आ गया -2। अब इस b के आंसर को कहाँ पर पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया। तो b की जगह जब आपने -2 लगाया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एज सिंपल एज यू कैन गेट। आगे चलते हैं जी। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर है जो कि 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है ग्राउंड की तरफ। द हाइट आफ्टर x seconds इज़ गिवन बाय द रिलेशन h of x = 40 - 10x²। बेटा यहाँ पर ये आपने समझना है कि कौन सी चीज़ किसका फंक्शन है। यहाँ पर h से मुराद हाइट है और x से मुराद टाइम है। ठीक हो गया। तो हाइट फंक्शन है टाइम का, जाहिर सी बात है जो जो वक्त गुजरता जाएगा फाल के बाद हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो किसकी तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो उसकी हाइट डिपेंड कर रही है गुजरते वक्त के साथ। जो सेकंड्स बढ़ते जाएंगे स्टोन किसकी तरफ आता जाएगा, ज़मीन की तरफ आता जाएगा, और हाइट क्या होती जाएगी स्टोन की, ज़मीन से कम होती जाएगी। इसलिए हाइट को फंक्शन बताया किसका, x का, और जो एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन है दैट इज़ 40 - 10x²। क्लियर जी। अब वो हमसे कुछ सवालात करता है। पहला सवाल है जी, व्हाट इज़ हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x = 1 सेकेंड।
जब टाइम 1 सेकंड गुजर गया है तो उस वक्त हाइट कितनी होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है बेटा, आपके पास जो हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन है उसमें आपने x की जगह जो उसने वैल्यू दे दी है वो लगा लेनी है। तो बेटा x की जगह आप 1 लगा दो तो आंसर क्या आया, h(1) से मुराद हाइट आफ्टर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 30 मीटर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद बी क्वेश्चन में कहता है कि 1.5 सेकंड यानी कि 1.5 सेकंड गुजर जाने के बाद हाइट कितनी होगी। तो 1 सेकेंड उसी तरह बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है, चूँकि x टाइम को शो कर रहा है तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आप क्या लगा दें, 1.5 लगा दें। 1.5 लगाने के बाद जो आपका रिज़ल्ट है दैट इज़ 17.5 मीटर्स। मतलब 1.5 सेकंड गुजर जाने के बाद जो हाइट थी दैट वाज 17.5 मीटर्स। सी पार्ट है बेटा कि 1.7 सेकंड गुजर जाने के बाद हाइट कितनी होगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करनी है। जस्ट करना क्या है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर गिवन टाइम को क्या कर देना है, पुट कर देना। अब ये तो थे ABC 3 क्वेश्चंस पहले पार्ट के। अब दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन के हवाले से उसने हमसे किया है, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। व्हेन डज का मतलब है कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद जो स्टोन है वो आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ये आपने बताना है। अच्छा मुझे बताओ, जब स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी तो उस वक्त हाइट कितनी होगी, 0 होगी ना, क्योंकि स्टोन किस पर आ गया, ज़मीन पर आ गया, उसकी हाइट ले ही हम ज़मीन से रहते। तो यही बात मैंने लिखी कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड h ऑफ x से मुराद हाइट इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में h ऑफ x को आप क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। तो ये जो 40 - 10x² है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। अब चूंकि उसने व्हेन डज का मतलब उसका पूछने का ये है कि टाइम कितने के बाद जो है तो आपकी मतलब हाइट 0 होगी, तो टाइम यहाँ पर हमें कौन शो कर रहा है, x शो कर रहा है। तो बेसिकली इस इक्वेशन से आपने x निकालना है। x कैसे निकलेगा, 40 उधर चला गया, -40 हो गया। x को सिंप्लीफाई किया, आंसर आया x इज इक्वल टू +-2 सेकेंड्स। क्लियर हो रही है सबको बात। अब आप सबको पता है कि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा नेगेटिव वैल्यू ऑफ x को हम क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लेंगे दैट इज़ 2 सेकेंड्स। लिहाजा 2 सेकेंड गुजर जाने के बाद ये जो स्टोन है बेटा ये आकर ज़मीन के साथ टकरा जाएगा। क्लियर जी। तो ये लॉजिकल वे में आपने इस सवाल को क्या कर लिया, हल कर लिया। मैं आगे चलता हूँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, show that parametric equation x is equal to 80 square and y is equal to 280 represents the parabola y square is equal to 4x। क्या कह रहा है, ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं बट ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है, दो डिफरेंट वेरिएबल जो हैं वो सेम वेरिएबल पर बैक वक्त डिपेंड करें। जैसे x एक वेरिएबल है ये t पर डिपेंड कर रहा है, y एक दूसरा वेरिएबल है ये भी t पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे जो इक्वेशंस बनती हैं जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ऐसी इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि यार इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के मिलाप के नतीजे में जो इक्वेशन बनती है वो पैराबोलिक इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। कहना आपसे सिंपली ये चाह रहा है कि इन दो इक्वेशंस को ऐसे आपस में ज्वाइन करो, ऐसे मिलाओ कि y² इज इक्वल टू 4x, उसको बनाकर आप दिखा दो। तो सबसे पहले चूंकि मुझे ये चीज़ बनानी है y² इज इक्वल टू 4ax, तो मैंने इक्वेशन ली है y वाली ताकि y से y² बने और फिर 4ax आ जाए। देखो कैसे, y इज इक्वल टू क्या है, 280 है। चूंकि मुझे y² की इक्वेशन बनानी है लिहाजा दोनों साइडों पर मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर y² और राइट हैंड साइड पर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², t का स्क्वायर t²। इसको मैंने कह दी इक्वेशन नंबर 1। अब जो मेरे पास दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 80²। तो x इज इक्वल टू 80² को लिखा, यहाँ से मैंने t² की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x। क्यों निकाली, वजह क्या है, क्योंकि मैंने y को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ x न कि इन टर्म्स ऑफ t। लिहाजा मैंने यहाँ से जो t था, चूँकि मुझे t को एक्सक्लूड करना था तब ही y इन टर्म्स ऑफ x आ सकता था। लिहाजा मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में t की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x।
टी की वैल्यू जैसे इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाली उसको मैंने कहाँ पर पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। तो जब मैंने उसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन, चूँकि ये टी स्क्वायर की वैल्यू है तो टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स ओवर ए आ रही है, तो टी स्क्वायर की जगह जब एक्स ओवर ए लगाया तो वाई स्क्वायर ने आंसर दिया 4 स्क्वायर इंटू एक्स ओवर ए। यहाँ से ए जो है इस ए स्क्वायर से 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि हमने बनाकर दिखाना था। क्लियर जी। इसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है कि x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। आप शो करें कि ये इलिप्स की इस इक्वेशन को ये दोनों इक्वेशंस क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बेटा आपने गौर करना होता है कि इक्वेशन आपने बनानी कौन सी है। इलिप्स की इक्वेशन बनानी है, इसमें x ओवर a आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है। सिमिलरली यहाँ y ओवर b आ रहा है और साथ में y के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो ये हालतें बनानी है गिवन इक्वेशन से। कैसे बनेंगी? गिवन एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सबसे पहले इस a को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन गया, x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली इस b को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन गया, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। अब दूसरी चीज़ हमें ये इक्वेशन बता रही है कि x ओवर a पर भी स्क्वायर है और y ओवर b पर भी स्क्वायर है, लिहाजा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद इस तरह से ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब एक और बात हमें पता चल रही है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या हो रही हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। लिहाजा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, जबकि राइट हैंड साइड में ऐड होगी। आप सबको पता है मशहूर ज़माना आइडेंटिटी कॉस कर थीटा प्लस साइन कर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वो पुट करेंगे तो वो इलिप्स की इक्वेशन बन के आ जाएगी, जो कि आपने बनाकर दिखानी थी। क्लियर जी सबको। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, असाइनमेंट है। तो अब तक हमारे 17 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन आपने जुड़कर बैठना है। और नींद अगर किसी को आ रही है तो बेटा साथ में कहवा रख लें और उसको पीते रहें बैठ के। ये भी अब आपको यहाँ पर सहूलत है, घर आप बैठ कर बुनियाद डाल के बैठे हैं या जो मर्ज़ी डाल के बैठे हैं मेरे मेल स्टूडेंट माशाल्लाह। तो आप सारे मतलब जिस अंदाज में भी आप सारे बैठे हैं मेरे बेटे, आप बैठ सकते हैं और आप बस आपने फोकस जो है तो इनकी तरफ रखते हैं। आगे चलें जी। ये तो एक छोटी सी बात हो गई आपको फ्रेश करने के लिए। तो 29 सफ़े पर मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रूफ करना है आपने साइन हाइपरबोलिक 2x जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। बेटा ये फार्मूला आपको मैंने बताए थे इब्तदाई टॉपिक के अंदर। जब हमने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट आपने ये फार्मूले क्या करने, याद करने, और कोई डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी, क्योंकि इनका आगे चल के एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना था, लिहाजा अब ये इस्तेमाल आ गया। क्लियर जी। तो राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। 2 की जगह 2 आया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x की जगह उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x की जगह उसकी जो वैल्यू है यहाँ से वो हमने क्या कर दी, पुट कर दी। क्लियर जी। एक 2 इस एक 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखें तो बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी। फार्मूला बन गया। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो हमने फार्मूला बना दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और ये नीचे वाला एक 2 रह गया। यहाँ बहुत ही गौर तलब बात है बेटा, इसको मैंने लिख दिया साइन हाइपरबोलिक 2x। अब अगर आप साइन हाइपरबोलिक ऑफ x के फार्मूले पर गौर करें तो बेटा यहाँ पर जब 1x है तो यहाँ भी ऊपर क्या है, 1x और माइनस 1x। बेटा अगर आप यहाँ पर 2x लिखेंगे तो फार्मूले में जस्ट आप क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल पार्ट को जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज किया तो राइट हैंड साइड पे भी क्या करना है, चेंज कर देना है। मतलब e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 3x करना है तो यहाँ पर भी e पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। जो मर्जी पावर आप यहाँ पर मतलब फार्मूला बनाना चाहें उतनी पावर आपको क्या करना पड़ेगी, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो मैंने चूँकि 2x बनाना था तो 2x वो बन गया ऑटोमेटिकली, लिहाजा उसको मैंने क्या लिख दिया, साइन हाइपरबोलिक 2x। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। मैंने शो करना है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x जो होता है वो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x क्या होता है, बराबर होता है।
मैंने इसकी ली राइट हैंड साइड क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्वेबल है, यहाँ से भी राइट हैंड साइड इसलिए ली थी क्योंकि ये इजीली सॉल्वेबल थी। राइट हैंड साइड में मैंने टेंजेंट की रेशो को साइन ओवर कॉज में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एलसीएम ले लिया, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स एलसीएम आ गया, तो मेरे पास आया कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपने समझनी है कि वैसे आम आइडेंटिटी जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, लेकिन हाइपरबोलिक में कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स जो होता है 1 होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, फ़र्क है, लिहाजा ये उस आम मशहूर ज़माना आइडेंटिटी के साथ आपने नहीं जोड़ना, चूँकि ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटी है, लिहाजा ये आइडेंटिटी ऐसी ही होगी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 लिखा, नीचे जो है तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स आ रहा है, और 1 ओवर कॉस आप सभी को पता है कि 1 ओवर कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है, लिहाजा स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई जो कि हम शो कर रहे थे। क्लियर जी। आगे चलते हैं पेज नंबर 30 की तरफ। इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, बेटा आप लोगों का क्या है, असाइनमेंट है। अब आप सबको पता है एक फार्मूला मैं रिव्यू करना चाहता हूँ यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन का। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ प्लस एक्स के बराबर आ जाए, मतलब एक फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो या एक्स की जगह एक्स पॉजिटिव पुट कर दो, दोनों सूरतों में अगर जवाब सेम आ जाए तो ऐसे फंक्शन क्या कहा जाता है, इवन फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जिसमें अगर माइनस पुट करो तो माइनस बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऑड फंक्शन। तो अब हमने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि गिवन फंक्शन आया इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो चेक करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स। चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सिंपल क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक हो गया। आगे चलाया जी, चूँकि ऑड पावर है माइनस बाहर आ जाएगा, सिमिलरली 1 ऑड पावर है माइनस बाहर आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया। अब यहाँ पर आया एक्स क्यूब प्लस एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब प्लस एक्स है इसकी जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो मेरी ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर, लिहाजा ये जो मेरा फंक्शन है बेटा ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो क्या करना है, जस्ट एक्स की जगह माइनस लगा देना, तो यहाँ पर एक्स की जगह माइनस लगा और यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस लगा। अब आप ना तो माइनस को बाहर निकाल कर मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स को ना ही इस एक्सप्रेशन से माइनस एफ ऑफ एक्स बना सकते हैं, और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो चीज़ है एक्स प्लस 2 हो सॉरी माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ना ही ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर के बराबर हो सकती है, और ना ही ये माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर के बराबर हो सकती है। क्लियर जी। तो मतलब ये जो दोनों सूरतें हैं वो इस सवाल के लिए नहीं बनाई जा सकती, लिहाजा ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। क्लियर जी। ऐसा फंक्शन नाइदर इवन होता है और नॉर ऑड। ये एक लाइन नीचे मिस हो गई है, आप लिखेंगे ये बात, सिंस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सो द फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ पे सिर्फ नॉर ऑड लिखा है, आपने लिखना है नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर जी। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपने इसी तरह खुद चेक करना है कि आया जो हमारे फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। फिफ्थ की तरफ मैं आ रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो चेक करने के लिए एक्स की जगह माइनस लगा देंगे, 1/3 पावर अंदर आ सकती है, 2 ऊपर बाहर रहेगा। अब आपको पता है कि इवन पावर जो होती है तो कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, प्लस में कन्वर्ट कर देती है। वंस अगेन ये जो अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वही चीज़ बन जाएगी जो कि आपके सवाल में थी, एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो इस x पावर 2/3 प्लस 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो ये फर्स्ट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लिहाजा ये कौन सा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। यहाँ पर आकर बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। होप सो कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और आपने सारी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझी होगी। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखना बेटा। अस्सलाम वालेकुम।